एवरीवन, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन की सभी विषयों की अध्यायवार सीरीज करवाई जा रही है। इस क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था पूर्वालोकन के पिछले आए हुए एग्जाम में सभी प्रीवियस ईयर सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास में हम संसद से रिलेटेड आए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसका जो थ्योरी पार्ट दिया हुआ है उसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। हम सीधे सवालों पे चलते हुए हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वह 25 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 84B के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। संसद सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम उम्र क्या है? तो अभी हमने देखा 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। आइए देखते हैं। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें जो कथन सही नहीं है कथन सी है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार नहीं किया जाता है। भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची को तैयार करने का जो कार्य है वह भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, न कि राष्ट्रपति के। और यह अनुच्छेद 324(1) के अंतर्गत दिया हुआ है। इस तरह से कथन सी जो है वो गलत दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पात्र के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो पहला कथन दिया हुआ है, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तीसरा कथन दिया हुआ है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। लास्ट ऑप्शन है वो भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कथन सी में दिया हुआ है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है उसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन की किसी भी सामान्य सीट, ये सिक्किम के अलावा किसी भी सामान्य सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन होता है उसे किसी भी राज्य के अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। असम के स्वायत्त शासित जिलों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर जो नामांकन होता है उसी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति का होना तथा उसी स्वायत्त शासित जिले संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। इस तरह से सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। तो अभी हमने देखा सिक्किम में और असम में तथा लक्षद्वीप में, यहाँ पर जो है उसी क्षेत्र की अनुसूचित जातियोँ के लिए आरक्षित सीटों पर जो नामांकन होता है तो उसी क्षेत्र से निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। जबकि सामान्यतः और मतलब राज्यों में ऐसा नहीं है। किसी भी राज्य से अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तथा आपका नामांकन हो रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन असम, लक्षद्वीप और सिक्किम में उसी जिले या फिर उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक होता है। तो आप इसको 3 एक्सेप्शन वो याद रखिएगा, बाकी तो सबके लिए नॉर्मल है। इस तरह से
अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो यह जनसंख्या के आधार पर होती हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का इन दोनों का अनुपात जो है समस्त राज्यों में एक ही हो तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की कुल संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए समान हो। और अनुच्छेद 81(2) के ए और बी में इस तरह से दिया हुआ है। इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करती है। विभिन्न राज्यों में उनकी सीटें और जनसंख्या सेम हो और एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन कौन सी जनगणना के आधार पर है? तो यह 1971 की जनगणना के आधार पर है। संविधान के अनुच्छेद 81 एवं 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का जो है बंटवारा हो रहा है वो सिर्फ पहले तो 2000 तक के लिए ही थी, लेकिन जो 84वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसे बढ़ा दिया गया। और कब तक बढ़ाया गया है? तो यह 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, तो आप ये 84वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रखेंगे। और कब तक इसे बढ़ाया गया है? तो 2026 तक बढ़ाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो अभी हमने देखा 1971 की जनगणना पर, और इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा अभी मतलब 2026 तक बढ़ाया गया है? तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 तक रहेगा। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। तो वह वर्ष विशेष क्या है? तो वह वर्ष विशेष 2026 है। अगला सवाल देखते हैं, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो अगेन वही पूछा है, 2026 तक। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अधिकतम जो संख्या है वो 552 है, लेकिन जो है अभी जो है दो जो एंग्लो इंडियन समुदाय से वो मतलब चुना जाता था 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा खत्म हो गया है। तो इस तरह से अगर अभी रिसेंट आपसे जब ये सवाल पूछा गया था तब तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि उस समय 552 थी, लेकिन अभी 2019 के बाद जो है लोकसभा की अधिकतम सीटें जो है वो 550 हो गई हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन समुदाय से दो लोगों को निर्वाचित करता था वो खत्म कर दिया गया है। तो इस तरह से अब सिर्फ 550 सीटें ही बची हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां है तथा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 निर्धारित की गई थी। तो दोनों को मिलाकर राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से कितने हो गए? तो 520 हो गए थे, क्योंकि 500 राज्य में थे और 20 जो है वो राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र से थे। फिर 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 और 20 निर्धारित कर दी गई। तो 525 और 20 545 हो गए। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 25 किया गया, जिससे 31वें संविधान संशोधन से पुनः 20 कर दिया गया था। तो अभी जो रिसेंट में है वो टोटल जो है वो 550 है। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या बढ़ाकर 550
निर्धारित की गई है। 530 से अनधिक राज्यों से तथा 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों से। तो मतलब 550 में से 530 जो है वो स्टेट से आएंगे और 20 सीटें जो है वो यूटी की हैं, तो यूनियन टेरिटरी की। इस तरह से आप याद रखेंगे क्योंकि ये डेटा पूछा जाता है। टोटल जो है वो 550 सीटें हैं। पहले 552 थी, अब जो है 550 है, जिनमें से 530 सीटें स्टेट के द्वारा फिल की जाएंगी और 20 सीटें जो है वो यूनियन टेरिटरी के द्वारा फिल की जाएंगी। अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो अभी हमने देखा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1973 में हुआ था और इसमें जो है 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई थी तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या 25 थी जो 14वें संविधान संशोधन से की गई थी, उसको घटाकर जो है 20 कर दी गई थी। लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 585 से बढ़ाकर 545 की गई। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ है, उसके द्वारा लोकसभा में जो दो आंग्ल भारतीय समुदायों के मनोनयन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों में से 524 जो है वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के, जिसमें दिल्ली में 7 सीटें हैं, अंडमान और निकोबार में 1 सीटें हैं, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर जो है 2 सीटें हैं, लक्षद्वीप के लिए 1 है, पुडुचेरी के लिए 1, चंडीगढ़ के लिए 1, जम्मू कश्मीर के लिए 5 और लद्दाख के लिए आप ज्यादातर देखेंगे तो सारे यूटी के पास 1-1 है, दिल्ली के लिए 7 है, जम्मू कश्मीर के लिए 5 है और दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव को अगर ऐसे 1-1 देखेंगे तो उनके पास 2 सीटें हैं, दोनों को मिला के 2 सीटें। तो इस तरह से आप दिल्ली में सबसे ज्यादा है 7 सीटें, जम्मू एवं कश्मीर में है उसके बाद 5 सीटें, उसके बाद दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव के पास 2 सीटें हैं, बाकी जितने यूटी हैं सबके पास 1-1 सीटें हैं। अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है तो 550 है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो अभी हमने देखा 543, जिसमें 19 सीटें जो थी वो यूटी से थी और 524 सीटें जो है वो राज्यों से थी। 19 सीटें यूटी से, 524 सीटें स्टेट। अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो अभी हमने देखा 20 हो सकते हैं। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो 530 है। आम चुनाव 2009 के कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 530 राज्यों से तथा 13 संघ राज्य क्षेत्रों से थे। जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के बाद 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से तथा 19 संघ राज्य क्षेत्रों से। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 20 सीटें की गई हैं और अनुच्छेद 81 में 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1973 में हुआ था। गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। और जो सीटें हैं निर्धारित की गई हैं यूटी के लिए, उसमें अभी हमने देखा 7 सीटें दिल्ली के लिए हैं, 5 सीटें जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव के लिए 2 हैं और जितनी यूटी बच जा रही हैं उनके पास 1-1 सीटें हैं। जबकि राज्यसभा में अगर देखें तो यह सीटें जो है 8 हैं, दिल्ली में 3, जम्मू एंड कश्मीर में 4 और पुडुचेरी के पास 1 सीटें हैं। तो इस तरह से 8 सीटें हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 में किया गया है। अनुच्छेद 330(1) के उपखंड A के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 330 के उपखंड B में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जातियों के लिए उपखंड है। C में जो है वो असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो 330 का 1 है उसके 3 पार्ट हैं, A, B और C। इसमें ऑटोनोमस स्टेट जो असम के लिए है, असम के लिए स्पेशल है। इसमें बाकी जो है
असम के जिलों को छोड़कर जो अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं तथा अनुसूचित जातियों के लिए 330 एक ए में दिया गया है। तो इस तरह से इसके 3 पार्ट हैं, उसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो केरल तथा तमिलनाडु में जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान नहीं है। जब ये जो है जो राज्य दिए हैं संघ राज्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में जो स्थान आरक्षित नहीं है उनमें अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, गोवा है और हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में तथा दादरा और नगर हवेली एवं लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में। वर्ष 2018 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित 2-2 सीटें किए गए थे, जबकि शेष उपर्युक्त राज्यों संघ में पूर्व स्थिति है। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प ए सही उत्तर है। वर्तमान में अगर देखें तो अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों में स्थान आरक्षित नहीं है। तो आप इसको कहाँ पे नहीं है, तो मोस्टली जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है। तो ये 7 सिस्टर हैं, ठीक है। और तथा दिल्ली में तो एक और जोड़ लीजिएगा आप, 7 सिस्टर्स हैं तथा एक दिल्ली को, इनको छोड़कर सभी राज्य सीटों में जो है स्थान आरक्षित नहीं है। तो कहाँ पर आरक्षित है इसको आप देख लीजिए कि 7 सिस्टर्स जो हैं वहां पर आरक्षित हैं और एक दिल्ली में, बाकी जगह पर आरक्षित नहीं है। वर्तमान में ये कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, तो अभी हमने देखा अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, एक सेकंड थोड़ा दीजिएगा, यहाँ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों में स्थान आरक्षित नहीं है। और यहाँ पे सवाल है किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने यहाँ गलत बताया था कि यहाँ पर आरक्षण नहीं है, बाकी जगह पे आरक्षण है, ठीक है। 7 सिस्टर्स हैं, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीसरा दिल्ली है और 7 सिस्टर्स हैं। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, बाकी जगह पर आरक्षण है। तो इस तरह से कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो 84 है। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। आप इसको याद रखिएगा। और आपको यूपी में जो है कितनी सीटें हैं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, आप इसको कमेंट में बताइएगा। इससे रिलेटेड सवाल पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसको आप यूपी का देख लीजिएगा कितना है और कमेंट करिएगा, बताइएगा कमेंट में कि कितनी सीटें हैं। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का जो अनुपात होता है लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में इस प्रकार आरक्षित है जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। इसको हम मतलब ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 1996 में जो पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन जो आंध्र प्रदेश है लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी,
जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें 8 एवं 6 थी। और वही 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित स्थान है वो 10 एवं 7 है। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 4 एवं 3 थे। जब तेलंगाना नहीं बना था तो आंध्र के पास 7 सीटें थी। तेलंगाना के बनने के बाद 4 सीटें जो है आंध्र के पास हैं और 3 सीटें तेलंगाना के पास चली गई हैं। अब 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां अनुसूचित जातियों के लिए 10 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ना तो 10 दिया हुआ है, यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए पूछा है तो जो है वो दो लोकसभा सीटें आरक्षित हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? वो मध्य प्रदेश में है। 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में, जो कि 6 हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, जबकि गुजरात में सीटें 4 हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियों की जो है, अभी हमने आपसे पूछा भी था, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित जो सीट है वो लोकसभा में 0 है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, जो कि 6 है, और गुजरात की कितना दिया हुआ है तो 4 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? अभी हमने देखा मध्य प्रदेश, जिसको 6 सीटें मिली हुई हैं। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो अभी हमने देखा मध्य प्रदेश। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की जो शक्ति थी वो किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये देखते हैं, अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह प्रावधान मूल संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन द्वारा आगे बढ़ाया गया है। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी, और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को तो 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यह प्रावधान 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। 2009 में हुआ है, 2019 में हुआ है, तो 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि आंग्ल भारतीय जो सदस्य थे उनको सीटों को न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। और इनको इलेक्ट कौन करता था? तो वो राष्ट्रपति करते थे। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2 लोगों को कर सकते थे। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो वो है आंग्ल भारतीय। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85(2) बी के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है, तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समयपूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का भी उपयोग कर सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो इसमें पूछा कौन से कथन सही हैं, तो सिर्फ 1 और 3 सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में वर्णित है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुला सकता है, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। और 85(1) से ये भी अर्थ निकाला जा सकता है कि 2 अधिवेशनों
अधिवेशन बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। अतः संविधान 1 वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है, परंतु 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की है जब संसद का चलना आवश्यक हो। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद की सत्र 17वां और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का अंतर न हो। 1 वर्ष में संसद को कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए। सामान्यतः भारत में लोकसभा के 1 वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला बजट सत्र होता है, फिर मानसून सत्र होता है, उसके बाद शीतकालीन सत्र होता है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो स्थगन द्वारा भी हो सकती है, सत्रावसान द्वारा भी हो सकती है और विघटन द्वारा भी हो सकती है। इस तरह से चारों ही ऑप्शन सही दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा का कुल सदस्य संख्या का कोरम जो है वो कितना होता है? तो 1/10 होता है। और यह अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम जो होता है उसका 1/10 होता है। जैसे लोकसभा में 550 सीटें हैं तो उसका 1/10 कितना होगा? 10 से भाग देंगे तो 55। तो एटलीस्ट 55 मेंबर वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर प्रेजेंट नहीं है तो सॉरी जो मीटिंग नहीं हो सकती है। लोकसभा का अधिवेशन कैंसिल हो जाता है और यह जो जिम्मेदारी होती है या लोकसभा के स्पीकर की होती है, वह ध्यान रखता है कि लोकसभा का जो है कोरम की पूर्ति हो। और राज्यसभा में ऐसा राज्यसभा का प्रधान सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं या उसकी जिम्मेदारी रखते हैं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति तो संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितना है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक जो प्रतिनिधि है वह लोकसभा का है। तो लोकसभा उत्तर प्रदेश का है जिसकी लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और बिहार में अगर बिहार की बात करें तो बिहार के पास 40 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के पास 29 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के पास 42 सीटें हैं। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो सर्वाधिक है? तो वह उत्तर प्रदेश का है। कितना है? तो अभी हमने देखा 80 है लोकसभा में और 31 है राज्यसभा में। अगला सवाल देखते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर? तो मतलब पहला तो उत्तर प्रदेश है जिसकी सबसे ज्यादा है 80 सीटें। तो और पूछा है दूसरे और तीसरे पे, तो दूसरे पे जो है महाराष्ट्र आता है जिसके पास 48 सीटें हैं और तीसरे में जो है पश्चिम बंगाल आता है 42 सीटें हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल एक साथ नहीं दिए हुए हैं तो यहाँ पर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर सीट वाइज देखा जाए तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है जिसके पास 80 सीटें हैं, देन महाराष्ट्र आता है जिसके पास 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल आता है जिसके पास 42 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है तो महाराष्ट्र को किया गया है जिसके पास 48 सीटें हैं। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? 27, 26, 25 और 24। तो लोकसभा को 25 सीटें लोकसभा में राजस्थान को जो है वो 25 सीटें निर्धारित की गई हैं जिसमें 4 अनुसूचित जातियों के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। उत्तराखंड से लोकसभा तथा सब लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं तो 5 होते हैं। लोकसभा में उत्तराखंड से निर्वाचित होने वाले कुल सदस्य सांसदों की संख्या 5 है जिसमें 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? इसमें असम तथा मध्य प्रदेश का दिया है तो असम और मध्य प्रदेश का कितना हो जाएगा? असम का 14 है, मध्य प्रदेश का 29 है। तो 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। झारखंड में 14 सीटों के निर्माण के बाद वहां मात्र 40 सीटें बची हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं तो छत्तीसगढ़
11 सीटों के निर्माण के बाद 29 बची हैं। चूंकि यह प्रश्न जो है विघटन के पूर्व का है, इसलिए बिहार को लोकसभा के लिए आवंटित स्थान असम 14 सीटें तथा मध्य प्रदेश 40 सीटों की लोकसभा सीटों के योग के बराबर था। परंतु वर्तमान में लोकसभा में बिहार के पास कुछ 40 सीटें हैं जो निम्नलिखित राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है। तो इस समय जो है, अगर जब सवाल पूछा गया था उस समय तो असम और मध्य प्रदेश, क्योंकि 54 सीटें थी, तो असम में जो है 14 सीटें थी और मध्य प्रदेश में जो है वो 40 सीटें थी। तो इस तरह से असम तथा मध्य प्रदेश के योग के बराबर था। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में वो गुजरात और असम के बराबर है, गुजरात और झारखंड के बराबर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बराबर है, तमिलनाडु और सिक्किम के बराबर है, तमिलनाडु प्लस मिजोरम के बराबर है, तमिलनाडु प्लस नागालैंड के बराबर है। उसी तरह मतलब उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की आधी जो है 40 बिहार की लोकसभा सीटें हैं। तो आप ऐसे यूपी की 80 है, बिहार की देखा जाए तो उसका बाई 2 कर लो 40, तो आप ऐसे याद रखेंगे यूपी 80 बिहार 40। निम्नलिखित में से राज्यों की किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो अगेन जब पूछा गया था तब चीजें अलग थी, अभी अलग हैं, तो देख लेते हैं। बेसिकली आप मतलब कौन से राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें दी गई हैं आप उसे याद रखें, क्योंकि उसमें से कभी क्रोनोलॉजी वाले कभी डायरेक्टली सवाल बन रहे हैं। तो पंजाब में 13 सीटें हैं, असम में 14 सीटें हैं, गुजरात में 26 हैं, राजस्थान में 25 हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, आंध्र में 85 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 है, छत्तीसगढ़ में 11 है और महाराष्ट्र में 48 है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? यूपी में है, जहाँ जिसके पास 80 सीटें हैं। निम्न युगों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आंध्र प्रदेश और असम का पूछा है। तो आंध्र में हमने अभी देखा कितनी सीटें हैं, आंध्र में है 25 सीटें, यहाँ पे 42 दे रखा है। असम में 14 सीटें हैं, पंजाब में जो है, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। तो इसमें ए और एक सेकेंड युग सही नहीं है, तो इसमें ए और बी सही नहीं है, बाकी पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों सही दिए हुए हैं। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कीजिए। महाराष्ट्र में हमने देखा था 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, आंध्रा में अभी हमने देखा 25 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 में सी, मतलब सी में 1 है, सी में 1, डी में दिया हुआ है, इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप किसी एक का भी रखेंगे तो मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के सवाल अगर बनते हैं तो एटलीस्ट आपको सबसे ज्यादा किसकी है, उसके बाद 3 4 5 तक अगर भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इस तरह के सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के सबों में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम में 1-1 सीटें हैं। 1-1 सीटें कहाँ पर हैं? तो आप देखिए, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, लद्दाख में लोकसभा की मात्र 1-1 सीटें हैं। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र को आपस में विलय कर दिया गया है, मतलब उन्हें एक बना दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो त्रिपुरा से। बाकी नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम से 1-1 सीटें लोकसभा में दी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो वह लद्दाख है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, तो वह गाजियाबाद है और गाजियाबाद ऑप्शन में है नहीं, तो इस तरह से इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला सवाल है, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान किया तो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो जो सोमपेन जनजाति है वो अंडमान और निकोबार में पाई जाती है, तो ऑब्वियसली वहीं पर दिया होगा, तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य से संबंधित था? तो वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। जनरली इस तरह के सवाल यूपी में तो नहीं बनते हैं, बाकी आप देख लीजिए, एक बार देखे रहिए। इनफैक्ट मतलब इफ इन केस यहाँ से सवाल बनते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, तो आपसे सही हो जाएगा। तो कौन सा है? मालोगाम, अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? तो प्रश्नकाल जब प्रश्न पूछा गया था तो उस टाइम तो 40 लाख रुपए थी, तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वर्तमान की स्थिति देखें तो 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की जो अधिकतम सीमा है वो 95 लाख
है कुछ राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों में यह 75 लाख रुपए है तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है 40 लाख रुपए है और कुछ राज्यों और संघीय क्षेत्रों में 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कितनी है? तो लोकसभा में जो सामान्य वर्ग की है वो 25,000 रुपए है, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 12,500 है। विधानसभा के लिए अगर देखें तो सामान्य वर्ग के लिए 10,000 तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5,000 है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 25,000 और 12,000 होना चाहिए, लेकिन जब ये सवाल पूछा गया था तो उस टाइम जो है 10,000 और 5,000 थी, तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। वर्तमान में यहाँ पर ये है, देख लीजिए, लोकसभा के लिए जनरल के लिए 25,000 है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 12,500 है। अगर विधानसभा की बात करें तो वही जनरल के लिए 10,000 है तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5,000 रुपए है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जनमत खो देता है यदि वह उसे प्राप्त ना हो सके तो 1/6 भाग अगर वोटों का जो वैध मत वोटों का होता है, अगर उसका 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था और प्रथम लोकसभा का गठन जो है वो 2 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसका पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। किस लोकसभा कार्यकाल का लगभग 6 वर्ष का था? तो वह 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है वो लगभग 6 वर्ष का था, जो कि 1971 से 1977 तक चला था। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? तो 5 मार्च 1991 में भंग की गई थी। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे? तो वह फरवरी 1998 में हुए थे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 11वीं, 7वीं, 13वीं, 9वीं। तो जो 7वीं लोकसभा चुनाव है वो 1980 में संपन्न हुए थे, न कि 1982 में, तो ये सुमेलित नहीं है। और ये सवाल देखिए 2022 में पूछा गया है, तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि अभी तक जो है कितने लोकसभा चुनाव हो गए हैं और वो कब कब हुए हैं। इनमें से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है? तो 8वीं, 13वीं और दूसरी और 16वीं लोकसभा में, जिसमें 8वीं लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल जो है यदि वह पहले ही विघटित नहीं करती जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है। हालांकि सामान्यतः लोकसभा सामान्य स्थितियों में भी अगली लोकसभा के गठन के लिए चुनाव संपन्न हो जाने के पश्चात अपनी निर्धारित 5 वर्ष की पूरी अवधि से कुछ समय पूर्व ही विघटित की जाती है। दूसरी लोकसभा का चुनाव जो था वो 5 वर्ष का था, 1957 से 1962 का। 8वीं का जो था वो 1985 से 1989 तक था। 13वीं का 1999 से 2004, जो कि 5 वर्ष चला था, और 16वीं का भी 2014 से 2019 तक था। इस तरह से जो 8वीं इन लोकसभाओं में 13वीं लोकसभा का विघटन अगली लोकसभा हेतु चुनाव कराए जाने से पूर्व ही अपनी निर्धारित समयावधि से लगभग 8 माह पहले कर दिया गया था तथा समय पूर्व चुनाव कराए गए थे। अंततः विकल्प बी सही उत्तर है, तो यहाँ पर 13वीं लोकसभा चुनाव होगा। अगला सवाल है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य भी होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान को कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत दल को जाता तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो यहाँ पर उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके तहत देश तथा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए 1 मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।
इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधान के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। हालांकि ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष तो वो चयनित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो वह स्पीकर नहीं लेता है, क्योंकि स्पीकर अपने वह पहले ही लोकसभा सदस्य के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, अतः स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर नहीं लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा विकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना नहीं दी गई हो। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है? तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगेन लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का हकदार नहीं होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 96 के अनुसार लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष उसके पद से या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। इस तरह से कथन एक सही है। अनुच्छेद 96(2) के अनुसार जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमता ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर रहने की दिशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। अगला सवाल है, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। साथ ही अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं। 94 के तहत जब वह त्याग पत्र देता है तो वह अपने त्याग पत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। अनुच्छेद 94 में दिया हुआ है कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ऐसा नहीं है। यदि यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, जिसमें केवल तीसरा ऑप्शन सही है जो कि बी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन दिया हुआ है, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक वह अध्यक्ष रहता है। लोकसभा के भंग होने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें बी सी डी सही है, जबकि कथन ए गलत है, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष का चुने जाते हैं
वो लोकसभा के मेंबर में से ही किसी एक सदस्य को चुना जाता है। तो इस तरह से वो पद ग्रहण के समय लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। अगला सवाल है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो प्रोटेम स्पीकर का जो कर्तव्य होता है वो सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष को के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में बनाया जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ दिलाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? अभी हमने देखा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जो कि सही दिया है। जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष न तो अध्यक्षता करेंगे और न ही कार्यवाहियों में भाग लेंगे। तो ये तीसरा कथन जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष को जब हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तब अध्यक्ष अध्यक्षता तो नहीं करते हैं, लेकिन वो कार्यवाहियों में भाग लेते हैं और वो वोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उनको टाई होने पर, मतलब वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करेंगे, ना कि जो है टाई होने पर वोट करेंगे। चौथा कथन दिया हुआ है, मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते। तो आइए देखते हैं, 1, 3, 1, 2, केवल 1, 2, 4 और 1, 2, 3। तो अभी हमने देखा तीसरा कथन गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 118(4) के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लेकिन इसको आह्वान किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जब आपसे पूछे कि बुला कौन सकता है तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है वो स्पीकर करते हैं। अनुच्छेद 110(4) के उपबंध के तहत जब एक धन विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को अनुच्छेद 109 के अधीन भेजा जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर सहित वह प्रमाण दृष्टांकित किया जाता है कि वह धन विधेयक है। तो इस तरह से दूसरा कथन भी सही है। अनुच्छेद 96 के उपबंधों के अनुसार जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तब अध्यक्ष पीठासीन तो नहीं होते हैं, मतलब वो अध्यक्षता तो नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है। ऐसे प्रस्ताव पर या कैसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर उसे प्रथमता ही मत देने का अधिकार होता है, मतलब वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करते हैं। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन रहते हुए सदन में किसी विषय पर मतदान में प्रथमता मत नहीं देते हैं, परंतु मतों की समानता की स्थिति में उनका निर्णायक मत होता है। मतलब अगर वो नॉर्मली स्पीकर हैं, उनके जो है हटाए जाने की प्रक्रिया नहीं चल रही है, तो उनके पास कास्टिंग वोट का राइट होता है। मतलब जब मतों का वोट जो है टाई हो जाता है, मतलब 50-50 दोनों तरफ है, तो उस समय में वो कास्टिंग वोट डालते हैं। लेकिन जब उनके हटाए जाने की प्रक्रिया चलती है तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालते हैं। तो आप इस डिफरेंस को याद रखिएगा। इस तरह से 1, 2 और 4 सही है। अगले सवाल देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होता है केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। अभी हमने देखे लोकसभा के स्पीकर को कास्टिंग वोट का राइट होता है और यह 101 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 101 में दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं तो जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है तब वो करते हैं। और अभी हमने अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमता मत देने का अधिकार है। तो आप 101 को याद रखेंगे और 96(2) को याद रखेंगे। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? देखिए यहाँ पे पूछ लिया है, यूपीएससी प्री री एग्जाम 2015 में अनुच्छेद 100 में बोला गया है। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जीबी मालवांकर, जिसको गणेश वासुदेव जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक जो होती है वो 13 मई 1952 को हुई थी और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। वो अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहले लोकसभा के शेष कार्य के लिए
कार्यकाल के लिए जो है तत्कालीन उपाध्यक्ष जो एम अनंत सैनम अयंगर थे, उनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि वो 8 मार्च 1956 को बने थे। भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी हमने देखा जीवी मावलंकर जी। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो ये भी जीवी मालवांकर जी ही हैं। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, मतलब ये पास नहीं हुआ था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये मीरा कुमार है। 15वीं लोकसभा अध्यक्ष की स्पीकर जो है मीरा कुमार है, और ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। अभी जो 18वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, और प्रेजेंट में भी 17वीं लोकसभा में भी वो इसी पद पर थे। तो प्रेजेंट में कौन है? ओम बिरला है। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है। और पहला अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मालवांकर जी हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर अभी हमने देखा मीरा कुमार है। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। उपाध्यक्ष की निम्नलिखित में उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो 1 और 3 है, 2 और 4 गलत है। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अतः लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। उसे मुख्य विपक्षी दल या शासक दल का होना आवश्यक नहीं है। हालांकि सामान्यतः वर्तमान परंपरा के अनुसार लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से चुने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 95 के तहत जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह किसी बैठक में अनुपस्थित हो तब उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। इस समय उसे अध्यक्ष के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। तो कथन तीसरा सही है। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन के जो नियम है वो 8(2) के अनुसार उपाध्यक्ष पद हेतु किसी सदस्य के निर्वाचन का जो प्रस्ताव होता है किसी दूसरे सदस्य द्वारा रखा जाता है और उसका अनुमोदन कोई तीसरा सदस्य करता है। इस संदर्भ में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि तत्संबंधी प्रस्ताव जो होते हैं वो संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखा जाता है, जिसका अनुमोदन जो है वो ट्रेजरी बेंच के क्या विपक्ष द्वारा किया जाता है। दूसरा से चौथा और दूसरा कथन सही नहीं है, पहला और तीसरा कथन सही है। अगला सवाल देखते हैं, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, तो वो तो पहले भी लेते हैं। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। तो ये जो एक अलग सा राइट होता है जो स्पीकर के पास होता है कि कास्टिंग वोट का, जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे होंगे तो उन्हें भी कास्टिंग वोट का राइट मिल जाएगा। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, तो वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं, मतलब जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय तो पीएम सईद थे क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, लेकिन अगर अभी 18वीं लोकसभा में की बात करें तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त है और 17वीं लोकसभा में भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त ही रहा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो पीएम संगमा जी थे, जो 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने और 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में काम करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के देखरेख में काम करता है। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है। अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं, तो जिसमें पहला तो वो कम है।
क्योंकि इनका जो परसेंटेज था वो 13 से ज़्यादा ही था, 13.6% था। तो इस तरह से पहला अगर हम निकाल दें तो हमारे पास एलिमिनेट करेंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जून 2024 में घोषित चुनाव परिणामों के अनुसार 18वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की कुल संख्या 74 थी, जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 13.6% है। फरवरी 2025 की स्थिति के अनुसार 18वीं लोकसभा में कुल 75 महिला सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी से 14, भारतीय जनता पार्टी से 21 तथा तृणमूल कांग्रेस से 11 महिला सदस्य हैं। अधिकतम महिला सदस्य पश्चिम बंगाल से हैं जो कि 11 हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से 7 महिला सदस्य निर्वाचित हैं। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हैं। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो वो 1977 में थी। 1977 में है जो 6ठी लोकसभा के आम चुनाव में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या न्यूनतम 19 अब तक के लोकसभा के सभी आम चुनाव में सबसे कम थी। 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या 78 थी, जो अब तक के लोकसभा के सभी आम चुनाव में सर्वाधिक है। और 2024 की अगर हम बात करें तो 74 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो 543 का 10% मतलब लगभग 55 आप मान लीजिए 55 सदस्य होने चाहिए। तो इसमें तो ऐसा नहीं दिया हुआ है। देखते हैं, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.3 या 54 सदस्य संबंधी पार्टी का होना चाहिए। 2014 और 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में से किसी भी विपक्षी पार्टी को अकेले लोकसभा में इतनी सीटें नहीं मिल सकी थी। यही कारण है कि 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा के लोकसभा में विपक्ष नेता का पद रिक्त रहा है। 18वीं लोकसभा में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। अभी हमने देखा कि 10% होता है, तो इस तरह से 54 सदस्य हो रहे हैं, तो यहाँ पर 75 नहीं 54 होगा। तो तीसरा गलत है, तीसरा हट गया, तो केवल बी ऑप्शन सही है। जो प्रथम लोकसभा चुनाव थे वहाँ 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त थी और दूसरे स्थान पर 16 सीटें प्राप्त करने वाली सीपीआई थी, ना कि जो है स्वतंत्र दल। तो सीपीआई दूसरे नंबर पर थी। इस तरह से पहला ऑप्शन गलत हो गया। और तीसरा भी हमने देखा कि 54 सदस्य चाहिए होते हैं विपक्ष की मान्यता प्राप्त होने के लिए। अगला जो टॉपिक है वो संसद से ही रिलेटेड है। आइए उसके सवाल आइए जो थ्योरी पोर्शन है आप उसको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे सवालों को सॉल्व करते हैं। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो पहला जो पार्ट था उसमें हमने लोकसभा से आए हुए सवालों को देखा, इसमें राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है, तो राज्यसभा से आए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें संघीय राज्य क्षेत्रों से 238 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा 8 संघीय क्षेत्रों में जिसमें 3 दिल्ली, 1 पुडुचेरी और 4 जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इनका कहाँ से राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। अगला सवाल है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, नागरिकों द्वारा सीधे चुने हुए सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य होते हैं। तो इसमें ए और सी सही है, इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक राज्यसभा में होते हैं, तो अभी हमने देखा 250 सदस्य, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है और किस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की 4ठी अनुसूची में कर दिया गया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, तो अभी हमने देखा दिल्ली के पास 3 थी, जम्मू एंड कश्मीर के पास 4 थी और पुडुचेरी के पास 1 थी, तो 8 सीटें टोटल हैं संघ राज्य क्षेत्रों के पास। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो नहीं, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। इस तरह से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना होता है वो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि निर्वाचन आयुक्त के। इस तरह से तीनों ही कथन गलत दिए हुए हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्य की विधानसभाओं द्वारा, राज्य की विधान परिषद द्वारा और राज्य की विधानसभा विधान परिषद द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो जो राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जो कि 80-4 में दिया हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही या भंग नहीं की जा सकती है? तो ये सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये भी सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो इसके सदस्य की जो कम से कम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। इस तरह से दूसरा और चौथा गलत है, पहला और तीसरा सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता। कारण है उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि कथन भी सही है, कारण भी सही है। क्यों नहीं होता विघटन? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। तो इस तरह से ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो ये 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो किसी को भी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? एक सही है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो ये सही है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, तो नहीं। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और उनका चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, तो उन्हें दोनों ही सदनों में बोलने का अधिकार होता है। इस तरह से कथन ये हमारा सही है। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो वो भंगी नहीं होती है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने मनोनीत व्यक्ति किए जाते हैं? तो वो 12 हैं। और कहाँ से? तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो राज्यसभा में 12 सदस्य को कर सकता है। राज्यसभा के सदस्य बनने हैं तो अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ये सही है। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, वो उसे मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य के हों। तो राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। इस तरह से 1/3 सही है, जबकि दूसरा गलत है। राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, न कि पर्टिकुलर उसी स्टेट से। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए निम्नांकित की गई थी तो नरगिस दत्त थी। इनका कार्यकाल जो है 1980 से 1981 तक रहा है। जयललिता जयराम AIADMK की राज्यसभा सदस्य थी जो 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रही। वैजयंती माला बली जो है 1993 से 1999 तक थी। और 1969 में देविका रानी चौधरी को प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? राज्यसभा को घोषित करना हो कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। राज्यसभा को उपस्थिति और मतदान वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प पारित करना होगा।
ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा में बना सकती है, तो ऐसा नहीं है, राज्यसभा लोकसभा दोनों ही बना सकती है, तो ऑप्शन डी गलत है। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपनी उपस्थिति में मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनती है, न कि केवल राज्यसभा। अतः कथन डी सही नहीं है। राष्ट्रपति में राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, जिसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थिति और मतदान होने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह कौन से अगला सवाल पूछा है कि कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा अधिकृत कर सकती है संसद को, तो यह 249 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 249। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है, तो वह कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, तो इसमें राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकती है, तो केवल 1 और 2 सही है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में किसी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिन के भीतर भी अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है, परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती, तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उससे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। अगला सवाल है, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, तो आर सही है जबकि ए गलत है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, तो यह धन विधेयक। राज्यसभा किसी धन विधेयक के सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इसी विधेयक पर आगे कार्यवाही की जा सकती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है, तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, तो चौथा नहीं सही है, बाकी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सही है, क्योंकि ये जो अधिकार है वो राज्यसभा को प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं, आपात की उद्घोषणा का समर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करना, ये लोकसभा की है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो देखते हैं इसमें केवल 2 ही सही है जिसमें लोकसभा को अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं, बाकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। अतः आपातकाल की उद्घोषणा का समर्थन लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में रहेगी जब तक निचले सदन का उसमें विश्वास बना रहता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। इस तरह से कथन केवल 2 सही होगा। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं, तो संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और अथवा बनाने
और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ये राज्यसभा के विशेषाधिकारों में आता है। तो सर ऑप्शन भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु, और यह अनुच्छेद 312 में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अगेन नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो संविधान के संशोधन में जो है राज्यसभा की और लोकसभा की दोनों की शक्तियां सेम है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में दोनों को ही है। तो इस तरह से बी जो है कटौती प्रस्ताव भी लोकसभा के विशेष अधिकार में आता है। तो इस तरह से दोनों की शक्तियां जो है संविधान के संशोधन में समान है यहाँ पर। हाँ ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र नहीं देता क्योंकि वह लोकसभा में अपना विश्वास मत प्रस्तुत करता। संसद भंग हो जाती तो ऐसा भी नहीं, राष्ट्रपति शासन भी लागू नहीं होता। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया हुआ है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो प्रश्नकाल के समय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। तो उस समय तो ऑप्शन बी सही था। अगर अभी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 हैं तथा तेलंगाना में 7 हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में जो है 19 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें, राजस्थान में 10 हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों की अगर संख्या देखें कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है जिनकी 11 सीटें हैं, उड़ीसा और राजस्थान की 10 सीटें हैं, बिहार एवं पश्चिम बंगाल की 16 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा की 5 सीटें हैं, पंजाब, असम एवं तेलंगाना की 7 सीटें हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं एनसीटी दिल्ली की 3 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एवं पुडुचेरी की 1-1 सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो आंध्र प्रदेश जो है पहले 18 थी, अब उसके पास 11 सीटें हैं, और मध्य प्रदेश के भी पास 11 सीटें हैं। तो इस तरह से दोनों सीटों का योग 22 हो जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश में 34 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में अगेन 11 सीटें हैं और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, जिनका योग होता है 29 सीटें। बिहार जैसे गुजरात की बात करें तो बिहार में 16 सीटें हैं और गुजरात की 11 सीटें हैं। इस तरह से कितनी सीटें हो गई? 27 सीटें। महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र 19 सीटें हैं, अभी हमने मध्य प्रदेश का देखा तो 11 सीटें हैं, ये कितना हो गई? 30 सीटें। जबकि उत्तराखंड में जो है 34 सीटें हैं, 34 सीटें थी, लेकिन उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 हो गई है। इस तरह से इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई, उनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश के पास 11 सीटें हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पश्चिम बंगाल का जो है, पश्चिम बंगाल में 1 सेकेंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं, तो पश्चिम बंगाल का 16 सीटें हो गया। आंध्र प्रदेश में जो है 11 सीटें हैं, क्योंकि टोटल 18 थी, तो अगर वैसे देखें विभाजन से पहले तो यहाँ पे 18 सीटें हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में अभी हमने देखा जो है 19 सीटें हैं, तो महाराष्ट्र का 19, कर्नाटक का 12, इस तरह से 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, लेकिन वो आंध्रा का जो है वो विभाजन से पहले था। आंध्रा की अभी सीटें 11 हैं और तेलंगाना को 7 सीटें दे दी गई हैं। झारखंड की कितनी सीटें हैं? तो झारखंड में 6 सीटें हैं, उत्तराखंड की 3 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ का जो है वो 7 सीटें हैं और पंजाब की 5 सीटें हैं। इस तरह से सही ऑप्शन जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, झारखंड के पास 6 सीटें हैं, उत्तराखंड के पास 3 सीटें, छत्तीसगढ़ के पास 5 है और पंजाब के पास जो है वो 7 है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब के पास कितनी सीटें हैं? तो पंजाब के पास 7 सीटें हैं, गुजरात के पास 11 सीटें हैं,
राजस्थान के पास 10 सीटें हैं और कर्नाटक के पास 12 सीटें हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजस्थान के पास 10, गुजरात के पास 11, कर्नाटक के पास 12। ठीक है, ऑप्शन ए जो कि 1, 3, कर्नाटक का 4 और पंजाब का 2 सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, उड़ीसा में, केरल में 9 सीटें हैं और उड़ीसा में 10 सीटें हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2, 3, 1, 4। निम्न राज्यों में राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो गुजरात का 11 है, कर्नाटक का 12 है, केरला का 9 है और उड़ीसा का 10 है। तो इस तरह से घटते क्रम में जो है सबसे ज्यादा बड़ा कर्नाटक है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है, केरल है। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश के पास 11 सीटें हैं, बाकी सारे सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगर इन सब में से देखें तो क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं, झारखंड में 6 हैं और जम्मू एंड कश्मीर में 4 हैं। तो इस हिसाब से सबसे कम हिमाचल में है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान को कोई अधिकार नहीं होता। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो यहाँ पर केवल 2 सही है, ऑप्शन बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु 79(2) के अनुसार राज्यसभा का जो उपसभापति होते हैं वो सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, इसलिए कथन एक गलत है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किस राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं और उसके सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का प्रदेश सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो राज्यसभा का होता है। निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो अभी तो सीपी राधाकृष्णन है, उसके पहले जो है जगदीप धनखड़ थे। और जब ये सवाल पूछा गया था तो उसमें मोहम्मद हामिद अंसारी थे। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का समर्थन नहीं दिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। हाँ, तो ये सही हुआ है क्योंकि दिल्ली में जो है वो 3 है, पुडुचेरी में 1 है और जम्मू एंड कश्मीर में 4 है। इस तरह से 8 सीटें हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अतिरिक्त मोहम्मद हामिद अंसारी भी 2 लगातार कार्यकालों तक उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति रहे हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में ही हुआ था। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित या मनोनीत किया गया था? तो सुधा मूर्ति को किया गया था। आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। संसद के जो और टॉपिक्स बच गए हैं हम उन्हें कल की क्लास में कवर करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यूट्यूब पर टीचर्स क्रांति यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।